हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है वाउचिंग। वाउचिंग माने प्रमाणन। आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके बदले आपको एक कैश मेमो या कोई एक रिसीप्ट दी जाती है। जैसे आप बैंक में गए तो बैंक में आपको डिपॉजिट करना है तो यू हैव टू फिल अ फॉर्म। Or if you want to deposit your check, withdraw some money for any kind of the activity, you have to fill that form. आपको क्या करना होता है? वो फॉर्म फिल करना होता है। वो जो फॉर्म है वो क्या है? जैसे आप बैंक में गए, इसको इस तरह से रिलेट करके चलो। आप बैंक में गए, आपने डिपॉजिट का एक फॉर्म भरा, उसके दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। आपको दोनों फिल करने होते हैं। आप बैंक में गए, कैश काउंटर पे गए जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, आपने कैश और वो जो स्लिप है जिसको पे इन स्लिप बोला जाता है, आपने वो किसको दे दिया? बैंक वाले को दे दिया, राइट। कंसर्न ऑफिसर को दे दिया। किसको दे दिया? कंसर्न ऑफिसर को। वो कंसर्न ऑफिसर क्या करेगा? आपकी अकाउंट डिटेल्स ओपन करेगा, डिटेल्स फिल करेगा और यो आपका जो पेन स्लिप है उस पर अपने साइन करके आपको एक स्लिप दे देगा। इन एन केस अगर कहीं पर बाद में कभी भी कोई ऑडिट होता है या किसी भी तरह की आप रीचेकिंग करते हैं तो वो जो स्लिप है वो आपको हेल्प करेगी ऑथेंटिसिटी में कि भाई मैंने बैंक में पैसा जमा किया है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये रही स्लिप उसकी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सच हूं। तो जो वाउचर्स होते हैं वो किसी भी लेन देन की ऑथेंटिसिटी को प्रमाणे माने किसी भी लेन देन को प्रमाणित करते हैं। क्या करता है? प्रमाणित करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? वाउचर कहा जाता है। और जब वाउचर को स्टडी किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वाउचिंग कहा जाता है। तो वाउचिंग क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत रिलेट है। आप किसी भी चीज से, अब जैसे आप एसी खरीदने के लिए गए या लैपटॉप खरीदने के लिए गए या मोबाइल खरीदने के लिए गए तो आपको एक बिल मिलता है। आप उस बिल को या गारंटी कार्ड को या वारंटी कार्ड को संभाल करके रखते हो। क्यों? ताकि जब भी आप उसके अगेंस्ट क्लेम करने के लिए जाओ तो आपके पास ऑथेंटिसिटी हो कि भाई ये रहा वाउचर और इसके अगेंस्ट मुझे क्लेम करना है ना। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में ना वाउचिंग होती है, वाउचर्स होते हैं और उनकी जब हम स्टडी उनको एग्जामिन करते हैं ना तो उनको वाउचिंग कहा जाता है ना। तो ये तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक बात नहीं बनती, यहाँ तक बात बनती तो काम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है ना वो बड़े डेप्थ में पूछता है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आप चकरा जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है वाउचिंग के अंदर। तो मैंने क्या किया, जितना भी टॉपिक था, जितना भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, किन किन चीज़ों की हम वाउचिंग करते हैं, किन किन चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं या किन वाउचर्स को एग्जामिन करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी, है ना। वही चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट से जुड़ जाओ और फटाफट से सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या हो सके? कनेक्ट हो सके। देखो, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है, लेकिन चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। क्यों? आपका चैनल है। अगर आप चैनल से कुछ सीख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो मेरा तो सीधा सीधा सा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा, है ना। तो स्वार्थी नहीं होना है, इसलिए दबा करके शेयर कर दो, रुकने नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दबा करके शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके, ठीक है ना। व्यूज, सब्सक्राइबर्स और वॉचिंग ये बड़े कम आ रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, एक तरह से ये कह लो। तो दो करो, उन्हें करो, रुकने नहीं चाहिए, है ना। तो आज हम वाउचिंग करने वाले हैं। जितने भी नए बच्चे आज जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, हम पहले से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब पहले से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का हमारा काफ़ी कुछ जो है वो हो चुका है, काफ़ी कुछ क्या सारा कुछ ही हो गया है। आज वाउचिंग कर रहे हैं, कल हम लोग ऑडिटिंग कर लेंगे और ऑडिटिंग के बाद हम अकाउंटेंसी को जो है रोक देंगे, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रोक देंगे, ठीक है। इसके आगे का जो प्लान होगा फिर वो मैं आपको कल वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, है ना, या फिर कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटी वाली, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेरा मन ये है कि इसके बाद में बिजनेस स्टडीज़ पर काम कर लें हम लोग, है ना। तो इसके बाद प्रयास यही रहेगा। इसके अच्छा चलो बता ही देता हूँ, देख ही लेते हैं। देखो अभी जैसे क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगभग हो गया, ऑडिटिंग भी हम लोग कर ही लेंगे कल, है ना। तो इसके बाद आपका जो बचेगा क्या बोलते हैं उसको, टैक्स अकाउंटिंग बचेगा, है ना।
और आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग बचेगा, ठीक है, और इसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बचेगा, ठीक है। तो ये जो तीन जो टॉपिक हमारे बचेंगे ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी कोई इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब रिलेवेंट है लेकिन कर लेंगे, उनको करेंगे ज़रूर, ये पक्की बात है। तो अभी ये वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद बिजनेस स्टडीज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स उठा लेंगे। क्लियर है। तो ऐसा है ना, ये जो टॉपिक्स है यहाँ से इन तीनों चैप्टर्स को मिला करके मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये जो वाउचिंग और ऑडिटिंग के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलो फटाफट से शुरू करते हैं, है ना। रेडी हो सारे के सारे। तो देखो पहली चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आ जाता हूँ कि वाउचिंग होता क्या है। तो देखो वाउचिंग क्या है, किसी भी ऑडिटिंग क्या होता है, जब भी कोई भी फाइनेंशियल जब भी कोई भी कंपनी फर्म अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कराती है, चेक कराती है, तो वो जो चेक कराती है कि मेरे जो अकाउंट्स है वो सही बने हैं नहीं बने हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑडिटिंग कहा जाता है ना। और ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग करता है एक सर्टिफाइड सीए, ठीक है ना। सर्टिफाइड सीए ही केवल क्या कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है। तो ये हम ऑडिटिंग में पढ़ेंगे। तो वो ऑडिटिंग जो है वो करता कैसे है, माने अकाउंट्स को एग्जामिन करता कैसे। अब जैसे सपोज करो एक जगह पे लिखा हुआ है एसेट्स है, जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर 15 लाख का है। अब ऑडिटिंग का दिमाग चक रहा है कि भाई ये फर्नीचर 15 लाख रुपए का है, बाकी इतना महंगा फर्नीचर कैसे है इस फर्म के अंदर, इस फर्म का तो नहीं होना चाहिए। तो उसको मतलब डाउट हुआ, तो उसने क्या करा कि ये जो फर्नीचर हमने खरीदा है, ये जितना भी हमारा फर्नीचर है सबके वाउचर्स होंगे, बोले हाँ हैं, तो ये सारे वाउचर्स ना मुझे दे दो। उसको सारे वाउचर्स दे देंगे, वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर हमने ये वाली संपत्ति खरीदी, यहाँ पर हमने ये वाला फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर ये वाला हमने फर्नीचर बेचा, और ये फिर उनको क्या करेगा, वो उनको पहले उन वाउचर्स को एग्जामिन करेगा। जब उन वाउचर को एग्जामिन वो करेगा तो उसके लिए वो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को वाउचिंग कहेंगे। तो जब वो वेरीफाई कर लेगा, एग्जामिन कर लेगा कि भाई सारे जो वाउचर्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है और कहीं पर भी कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ये समझ जाएगा कि ये जो अकाउंट्स हैं ये बिल्कुल सही है और 15 लाख के ही फर्नीचर जो है फर्म में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ऑडिटिंग कब होगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वेरीफाई होंगे, जो एग्जामिन होंगे, वो किसके आधार पर होंगे, वाउचर्स के आधार पर होंगे। तो इसीलिए वाउचिंग प्रोसेस को क्या किया जाता है, इनेबल किया जाता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो ऑडिटिंग होती है उसमें वाउचिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा गया वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद क्या कह रहा है कि आप जो वाउचर्स होते हैं, है ना, वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचिंग क्या होते हैं, वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के होते हैं, जो किसी भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, उसको सपोर्ट करने, मैंने उसको सपोर्ट माने कि उसको ऑथेंटिक, जैसे मैं पेट्रोल पंप पे गया, आपने पेट्रोल पंप पे तो गए होंगे, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल पंप पे तो आप गए होंगे। अब जब पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो आपने देखा होगा ना भाई, आपने जैसे सपोज करो 10,000 का पेट्रोल अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, अपनी बस में पेट्रोल भरवाया, जैसे आप टूर पे गए, तो वो आप जो अपना पेट्रोल पंप है उससे क्या लेते हो, आप उससे बिल लेते हो। तो जो बिल है ना वो ऑथेंटिसेट कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि भाई मैंने 10,000 का जो डीजल है वो क्या गाड़ी में भरवाया है। फिर यही जो वाउचर है आप किसको दे दोगे, अपने कंसर्न अधिकारी को दे दोगे, ऊपर के अधिकारी को दे दोगे कि सर मैंने इतने का जो है डीजल भरवाया। अब आप कहने लगो कि सर मैंने बस में 10,000 का डीजल भरवाया, वो कहने लगे वाउचर तो बिल दो, आप कहोगे सर वाउचर तो नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो जो वाउचर्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है। क्लियर, 2 पॉइंट। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। अगर डॉक्यूमेंट है तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये एक चीज है। चौथी चीज क्या है, वाउचर को हम एविडेंस के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एविडेंस के रूप में भी। ये बिल के रूप में हो सकता है, रिसीप्ट्स के रूप में हो सकता है, एग्रीमेंट के रूप में हो सकता है, डिसीजंस के रूप में हो सकता है, बैंक की पे स्लिप हो सकती है, किसी भी डिमांड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन हो सकता है। कोई भी जो आपको किसी भी बेसिस पर क्या करे, सपोर्ट करे, उसका एक रिटन फॉर्मेट जो है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट जो है वो क्या है, हमारा वाउचर है। क्लियर है बात, क्लियर है कहानी। आप जैसे सपोज करो आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं या आप कोचिंग ले रहे हैं, वो आप उनको फीस जमा कर रहे हैं, तो जब आप फीस जमा करते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं, आपको एक रिसिप्ट देते हैं, तो वो रिसिप्ट क्या है, वाउचर है ना।
या आप जैसे स्कूल में हैं, स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं या कई इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ाते हैं, तो जब हमें सैलरी मिलती है तो उस सैलरी के बदले वो एक रिसीप्ट पर साइन कराते हैं, वो क्या है? वाउचर है। क्लियर है? जब हम माल खरीदने के लिए जाते हैं तो वो वाउचर, वो बिल देता है कि सब इतने का बिल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके पास, वो वाउचर है। जो आपका दूध का बिल आता है, वो वाउचर है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को जो आपकी उस ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, वो क्या है? हमारा वाउचर है। क्लियर हो गई बात? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है, ये एक चीज है। तो हालांकि इसमें वाउचिंग के बारे में ही तो वही सारी चीजें हैं। क्लियर है? इसके बाद आ जाओ, कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है, जैसे लॉरेंस डिक्सी ने क्या कहा है? लॉरेंस डिक्सी ने कहा है कि जब हम प्रविष्टियों की तुलना करते हैं, तो प्रविष्टियों की तुलना तब कब हम कर पाते हैं? पुस्तकों में जो प्रविष्टियां हैं, प्रविष्टियां माने एंट्री, माने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, उनको हम कब एग्जामिन कर पाएंगे, कब एनालाइज कर पाएंगे, उनको कब कंपेयर कर पाएंगे? जब हमारे पास उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। अब जैसे डीजल वाली बात है, मैं कैसे वेरीफाई करूं कि आपने 10,000, अब मैं बस का डीजल तो चेक करूंगा नहीं, तो मुझे बिल चाहिए उसके लिए, है ना? बात समझ में आ रही? तो अगर मेरे पास बिल होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्या है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिकेट है। क्लियर है? रोनाल्ड रिस ने भी कहा है, क्या कहा है कि वाउचिंग एज अ टेक्निकल टर्म, ये क्या एक तकनीकी शब्द है जिसको क्या कहा जाता है? इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर, जो कि ऑडिटर क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग अ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने वाला जो एविडेंस होता है, जिसको इंस्पेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? वाउचिंग कहा जाता है। तो इसलिए वाउचिंग को उन्होंने क्या कहा? टेक्निकल टर्म कह दिया। ठीक है ना? ऐसी ऑथर डब्ल्यू ओल्मेस ने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरलाइंग एविडेंस विच इज इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो वाउचिंग है वो एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन किसका है? किसी भी ट्रांजेक्शन की एक्यूरेसी को जज करने का, है ना? द प्राइसेस ऑफ वाउचिंग इज इंटेंडेड टू सब्सटेनेट एन एंट्री बाय प्रोवाइडिंग ऑथोरिटी, ओनरशिप एंड एक्सिस्टेंस एंड एक्यूरेसी। अब जैसे सपोज करो लैपटॉप है, ठीक है, ये जो लैपटॉप है, अब किसी व्यक्ति ने कहा कि ये लैपटॉप मेरा है, मैंने कहा नहीं, उसने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं मेरा है, तो उसने कहा अच्छा अगर आपका है तो आपके पास इसका बिल होगा, मैंने कहा हैगा, दिखाओ। मैंने उसको अपना बिल दिखा दिया मोबाइल फोन में, ठीक है, देखो ये रहा बिल, क्या लिखा हुआ है? विकास गुप्ता। वो कहेगा, अब वो चुप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि इसकी ओनरशिप किसके नाम है? मेरे नाम है ना? कोई व्यक्ति है, गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो आपने कहा गाड़ी आपकी है क्या? हाँ। आपकी है क्या? हाँ। आपने क्या किया? आप तुरंत, जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना जो उसके गाड़ी का नंबर डालते के साथ ही उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आरटीओ कुछ करके एप्लीकेशंस होती हैं, आपने देखा क्या नाम है? क्या ये नाम है? आपने देखा कि कहाँ से हो? क्या यहाँ से हो? सही है, बात सही हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब वाउचर्स हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाउचर्स मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब वाउचर क्यों किया जाता है, क्यों हम वाउचिंग करते हैं, क्या कारण है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखो, कोई भी ऑडिटर जो होता है वो वाउचिंग निम्न कारणों से करता है। क्या क्या है? ताकि एक तो एरर और फ्रॉड पता चल सके। भाई देखो, जो भी ट्रांजेक्शन्स वाउचर में नहीं होगी वो फ्रॉड होगा। फ्रॉड कभी भी ऑन पेपर नहीं होता और सारे वाउचर ऑन पेपर होते हैं। बात समझ में आ गई? ट्रुथ ऑफ अकाउंट, ट्रुथ ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? कि अकाउंट की वैलिडिटी जानने के लिए कि ये कितना वैलिडेट है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, माने ये जो अकाउंट की रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी आप कह सकते हो, अकाउंट की जो रिलायबिलिटी है वो है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कह दिया कि मेरे सीनियर ने कहा कि हमने आपको 5,000 रुपये दिए थे, कहाँ गए? तो मैंने कह दिया कि सर वो एक जो डीलर है वो पेमेंट के लिए आ गया था और धमकी दे रहा था कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको माल नहीं मिलेगा, और सर रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी तो इसलिए हमें उसको पेमेंट करना पड़ा। तो बोले अच्छा, तो क्या आपने उसके साइन लिए थे कि जब आप कराए थे? तो आपने कहा हाँ हाँ सर साइन लिए थे मैंने। तो उसने कहा दिखाओ वो वाला वाउचर। आपने फटाक से उसको दिखा दिया। फिर उसने क्या करा? उसने फ़ोन करा कि आपने पेमेंट की लिया था, कि हाँ पेमेंट लिया था। हो गई बात खत्म। ट्रुथ ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। वाउचर्स से हम क्या करते हैं? एक एक वाउचर को हम डेट वाइज लगा लेते हैं सीक्वेंस में, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एंट्रीज फिल करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जर्नल।
तो जैसे जैसे वाउचर हम एग्जामिन करते जाते हैं वैसे वैसे एंट्री आती जाती है, जैसे जैसे एंट्री है वैसे वैसे वाउचर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर वाउचर तो है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो अनरिकॉर्डेड, ऐसा वाउचर जो रिकॉर्ड करने से रह गया वो पता चल जाएगा। टू नो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर ऑथराइज, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी ऑथराइज हैं कि नहीं है, माने सभी जो लेन देन किए गए हैं वो कंसर्न ऑफिसर की नॉलेज में है कि नहीं है। भाई मैंने किसी को पेमेंट करना है लेकिन मैंने फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट से परमिशन लिए बिना ये काम कर दिया, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसर्न अधिकारी की नॉलेज में ये है ही नहीं, और ये कैसी हो गई? अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो गई। जैसे सपोज करो मैंने कंपनी का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए स्पेंड कर लिया, तो वो क्या हो गया? अनऑथराइज हो गया। क्लियर हो गई ये वाली बात? टू नो दैट ओनली द बिजनेस, इसमें केवल और केवल, जैसे भी मैंने कहा ना कि बिजनेस का पैसा मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो वो ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, बेशक उसका बिल है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल है। क्लियर है? पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसके बाद क्या आता है? तब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो जो वाउचर है, जो वाउचिंग है, वो बैकबोन है किसकी? ऑडिटिंग की। माने ऑडिटिंग जो है वाउचिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाउचिंग से एरर्स और फ्रॉड का पता चलेगा। और ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? आपके अकाउंट्स जो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, उनको ये देखना कि वो कितने सही हैं या नहीं है, कहीं उनमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। वाउचिंग इज द एजेंस ऑफ ऑडिटिंग, ये भी मैंने बिल्कुल अभी डिस्कस किया है कि क्यों उसकी एजेंस है। और तीसरा है वाउचिंग इज इम्पोर्टेंट टू सी वेदर एविडेंस आर करेक्ट और नॉट। वाउचिंग इसलिए भी की जाती है कि हम ये वेरीफाई कर सके कि जो एविडेंस हैं वो सही है या वो गलत तो नहीं है ना। तो इसलिए वाउचिंग की जाती है। इसका अकाउंटिंग में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ टेक्निक्स हैं, दो तरह की टेक्निक्स हैं, जनरल है और स्पेसिफिक है। आपको जनरली एक ही तरीके से बता दिया जाएगा क्योंकि अलग, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। क्या क्या है जनरल में? क्या है? वाउचर्स आर नंबर्ड एंड अरेंज्ड कॉन्जिक्यूटिवली, मैंने भी बताया ना क्रोनोलॉजिकली, जैसे जैसे डेट वाइज वाउचर्स लगे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती हैं। तो एक तो वो होनी चाहिए, हर वाउचर पे डेट होनी चाहिए, तभी तो वो क्रोनोलॉजिकली लगेंगे। अगर आपने जैसे आपने पेन चेक है, तो अगर चेक पर कोई गलत अमाउंट हो जाती है तो आप क्या करते हो? जैसे एक अमाउंट लिखी मैंने चेक पे 50,000 रुपये। अब ये जो 50,000 रुपये मैंने लिखी है, ये लिखनी थी 50,500 रुपये। क्या लिखनी थी? 50,500 रुपये। तो मैंने क्या करा? इसको काटा। अच्छा, डिजिट में मैंने सही लिख, उसमें वर्ड्स में मैंने सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर काटा इसको, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? 50,000 लिख दिया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? अपने साइन कर दिए। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने अपने क्या कर दिया? साइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो चेंज किया उस पर क्या कर दिया? आपने अपने साइन कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो चेंजेस हैं वो क्या हो गए? वैलिडेट हो गए, वो वेरीफिएबल हो गए कि भाई हाँ, ये जो चेंजेस हैं ये कंसर्न पर्सन नहीं किए, किसी और व्यक्ति ने नहीं किए हैं। इसके बाद आता है केस ऑफ पर्सनल वाउचर। ऑडिटर कभी भी पर्सनल वाउचर को कंसिडर नहीं करता, मैंने भी बताया यही था। चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग हेड। अब जैसे मैंने कहा बिल पेबल है ना। अब बिल पेबल में मैंने गलती से डेटार की ट्रांजेक्शन कर दी। अब यहाँ तो ट्रांजेक्शन हो रही है डेटार्स की, बिल रिसीवेबल की। अकाउंट में मैंने लिख रखा है बिल पेबल, या ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं राम के साथ, लेकिन मैंने अकाउंट जो ओपन किया हुआ है वो किया हुआ है रामा का। तो वाउचिंग से ये भी पता चलता है। चेकिंग ऑफ अकाउंट हेड। केस ऑफ कैंसल्ड वाउचर, कि जो हमारे वाउचर्स हैं वो कितने कैंसल्ड हैं, ये भी एक चीज हमें पता चलती है ना। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स माने जो आपके पास वाउचर बना हुआ है उस वाउचर के नीचे क्या कुछ नोट लिखा हुआ है, जैसे पेड ऑन दिस डेट। तो क्या इस तरह का कुछ नोट तो नहीं है? जैसे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें फुट नोट होता है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे इसमें होता है। पेमेंट, भुगतान, एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट है, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर। अब जैसे इसमें एक चीज थी कि आपने क्या किया, एक सेकंड दो मुझे जरा, है ना, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है ना, एक सेकंड रहना भाई।
एक सेकंड रुकना बस। चलो, तो इसमें क्या है, अब जैसे ठीक है ना, लिस्ट जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे एंट्री आती रहेगी, जैसे जैसे एंट्री आती रहेगी वैसे वैसे हम वाउचर चेक करते रहेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर वाउचर तो है लेकिन एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड हो गया। क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री है लेकिन वाउचर नहीं है, तो उसका हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वाउचर प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये वाली कहानी है, ठीक है, क्लियर बेटे ये वाली बात। देखो अब इसके आगे चेक करते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। बड़ा इजी सा चैप्टर है, बस पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल है सारा, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। प्रिंसिपल्स और टेक्निक ऑफ वाउचिंग। डेट्स को चेक करना कि डेट सही है या नहीं है। जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, पर्सनल तो नहीं है। इट शुड सी दैट वाउचर रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ ऑडिट, माने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है कि नहीं है। प्रिंटेड वाउचर होना चाहिए। जनरली जो प्रिंटेड वाउचर्स होते हैं उन्हीं को वो जो है रिलायबल माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ द हैंड रिटन वाउचर्स। और आज की डेट में तो सभी कुछ क्या हो गया, प्रिंटेड हो गया। कंपेयर द वर्ड्स एंड फिगर्स, जैसे मैंने अभी कहा ना कि 50,500 लिख दिया लेकिन लिखना कितना था, 50,000 था, तो वहां पे डिफ्रेंसिएशन हो गया। चेकिंग ऑफ ऑथोरिटी। चेकिंग ऑफ ऑथोरिटी मतलब कि किस पर्सन ने इसको चेक, जो वाउचर है उसको इशू किया है, या कंसर्न्ड ऑफिसर्स के उस पर साइन है कि नहीं है। रेवेन्यू स्टाम्प, अगर आपका जो वाउचर है वो 500 रुपए के लेन देन से ज्यादा का है तो उस पर रेवेन्यू स्टाम्प लगता है, ये भी ध्यान में रखना, है ना। कंटेंट्स ऑफ द वाउचर शुड बी एग्जामिन, कि क्या क्या कंटेंट है उसके सही है या नहीं है, कहीं कोई गलत कंटेंट तो नहीं लिखा हुआ है, या कहीं कोई कंटेंट मिसिंग तो नहीं है, या किसी भी तरह का जो चेंज है उसमें साइन है या नहीं है ना। ये एक चीज है, क्लियर है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टाइप्स ऑफ वाउचर। तो बेसिकली जो वाउचर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक कोलेट्रल। आप जब आपने एक बिल बुक देखी होगी, है ना, आपने एक बिल बुक देखी होगी, उसमें ना दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक तो मेन ऊपर वाला और एक नीचे कार्बन कॉपी वाला। तो जो ऊपर वाला मेन वाउचर होता है ना, जो फाड़ करके आपको दिया जाता है, जैसे आप ना कभी भी दर्जी के यहाँ पर जाना तो दर्जी वाला ये जनरली वाउचर रखता है, ऐसे तो सभी रखते हैं बट दर्जी मेनली इसी तरह के वाउचर्स रखता है। तो वो क्या करेगा, आपकी नाप वाप उस पर सब होती है, तो वो नाप वगैरह सब लेगा, उस पर आपका जो कपड़ा है उसको अटैच कर देगा अपने वाले कार्बन कॉपी के पास और फाड़ करके आपको वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद जब आप जाओगे तो वो आपका सीरियल नंबर देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना वाउचर क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। तो जो वाउचर आपके पास है उसको कहा जाता है प्राइमरी, और जो कार्बन कॉपी वाला है वो क्या है, कोलेट्रल। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एंट्री तो है लेकिन उसका वाउचर नहीं है, अब उस डेट का वाउचर तो बन नहीं सकता, 5 साल पहले 10 साल पहले का कुछ डीलिंग, तब तो वो फर्म भी बंद हो गई, तो अब उसका वाउचर कैसे माने। तो ऐसी कंडीशन में हम एक डमी वाउचर क्रिएट करते हैं। कौन सा वाउचर क्रिएट करते हैं, डमी वाउचर क्रिएट करते हैं। उन डमी वाउचर्स को भी क्या कहा जाता है, कोलेट्रल वाउचर कहा जाता है। या जब आप ओरिजिनल वाउचर की फोटोकॉपी रख लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको भी कोलेट्रल वाउचर कहा जाता है। तो प्राइमरी वाउचर क्या है, जो आपका ओरिजिनल है। कोलेट्रल क्या है, जो आपका कार्बन है, कार्बन हो सकता है, जीरोक्स हो सकता है, ठीक है ना, या हाँ कार्बन कॉपी हो सकती है, जीरोक्स कॉपी हो सकती है। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद हम कुछ बुक्स के वाउचिंग पढ़ेंगे। जैसे कैश बुक की वाउचिंग करते हुए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी रिसीप्ट्स हैं वो सारी की सारी अकाउंटेड होनी चाहिए, मतलब उन सब का हिसाब होना चाहिए कि हमने किसको किससे कितना पैसा लिया है। दूसरी बात, किसको हमने कितना पेमेंट किया है, या हमने कोई गलत पेमेंट तो नहीं कर दी है, या हमने गलत पैसा रिसीव तो नहीं कर लिया है। तो ये चीजें जो है जेन्युइनली एग्जामिन की जाती हैं कैश बुक के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैश बुक में क्या चीज़ है, क्यों कैश बुक को वाउच किया जाएगा, क्यों उसकी वाउचिंग की जाती है, ताकि उसकी हम जो ऑथेंटिसिटी है, माने उसमें जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसको हम ये वैलिडेट देख सके कि वो सही पर्सन से हुआ है, सही पर्सन के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर, इसलिए जो है वाउचिंग ऑफ कैश बुक की जाती है। कैश सेल की वाउचिंग क्यों की जाती है, कैश सेल की वाउचिंग इसलिए, कैश सेल की वाउचिंग पहली बात तो जनरली जो है वो इंटरनल चेक के द्वारा की जाती है ना।
फिर वो क्या करता है, वो उसको मोटे मोटे रूप से देख लेता है कि क्या सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वो अपनी रफ कैश बुक को ओरिजिनल कैश बुक से क्या करता है, कंपेयर करता है ना। उसको क्या करना चाहिए, उसको जितनी भी डिपॉजिट्स हुई है, डेली रिसीट्स हैं, उनको एग्जामिन करना है। फिर वो क्या करेगा, बैंक पासबुक को चेक करेगा, किससे, कैश बुक से, है ना। और एविडेंस देखेगा, प्रिंटेड फॉर्म्स देखेगा, ये देखेगा कि कोई बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो है कैश सेल से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। क्लियर है ये वाली बात। बस ये पता होना चाहिए कि क्यों एग्जामिन किया जाता है। वाउ जैसे डेटार है, डेटार को क्यों एग्जामिन किए, क्या इंटरनल चेक सिस्टम है। ये मैं ऑडिटिंग में पढ़ाऊंगा, इंटरनल चेक एक्सटर्नल चेक क्या होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आंतरिक प्रणाली की जांच करता है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो है एक ये देखा जाता है कि जो हमारी अनयूज रिसीव्ड बुक्स हैं वो कस्टडी में है या नहीं है, माने रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में है या नहीं है, या किसी व्यक्ति को तो नहीं दे रहा कि कहीं वो गलत तरीके से बिलिंग तो नहीं कर रहा है ना, वो एक चीज़ है। तीसरा क्या है कि इसमें ये हम देखते हैं कि कहीं जो हमारी ओरिजिनल कॉपीज हैं, है ना, ओरिजिनल कॉपीज हैं, और जो हमारी क्या है डुप्लीकेट कॉपीज हैं, वो साथ में अटैच हैं या नहीं है। दोनों तरह की कॉपीज होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, डेट, अमाउंट और उसके काउंटर फॉइल को क्या करेंगे, चेक करेंगे। माने हम ये देखेंगे कि किस डेट को चेक इशू हुआ। जैसे चेक ही है, मानो चेक करा हमने किसी डेट को इशू, और बैंक में वो 3 दिन बाद जमा हुआ, तो हम दोनों को क्या करेंगे, काउंटर फॉइल करेंगे, दोनों को आपस में क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि ये जो एंट्री है ये वास्तव में हुई है या नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने चेक इशू कराने के बाद उसको कैंसिल करा दिया, कुछ इस तरह का तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक चीज है। इसके बाद क्या आता है, डिस्काउंटेड बिल्स। डिस्काउंटेड बिल्स को क्यों कराते हैं, इनको कराना, अच्छा इनको ना बड़े ध्यान से कराया जाता है। इनको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कैश बुक के साथ और बैंक पासबुक के साथ एंड बिल रिसीवेबल बुक के साथ। तो यहाँ से सीधा सीधा ना क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो डिस्काउंटिंग बिल है उनको वाउच मतलब उनको वेरीफाई करने के लिए किन बुक्स की हेल्प ली जाती है। तो कैश बुक, बैंक पासबुक और बिल रिसीवेबल बुक, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें ये देखते हैं कि ये जो है डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है, डिस्काउंट कॉलम में गया है कि नहीं गया है, माने लेजर में उसकी सही से पोस्टिंग की है या नहीं की है। तीसरी बात क्या है इसमें एक ये भी देखा जाता है कि क्या हमने उससे रिलेटेड फुटनोट अपनी बैलेंस शीट में दिया है या नहीं दिया है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी एग्जामिन की जाती हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, वाउचिंग कहा जाता है ना। ये वाली एक बात है। इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी आप वाउचिंग करोगे। कैसे करेंगे, एक तो आप एग्रीमेंट देखोगे कि दोनों के बीच का क्या एग्रीमेंट है, जैसे बैंक और इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या बोरोवर और जो बैंक लेंडर है वो हो सकता है, कोई भी दो लोग, है ना। क्लियर है, जैसे ये व्यक्ति है या कोई इंस्टीट्यूशन है ना, एक ये व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन है। अब इन दोनों ने इसने क्या करा, इसने इसको क्या करा, लोन दिया। अब जब इसने इसको लोन दिया तो ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना, तो उस एग्रीमेंट को चेक करना। इंटरेस्ट ड्यू डेट्स पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है, पासबुक ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, माने बैंक अकाउंट से उसको कंफर्म करेंगे कि वो सही है या नहीं है। देखिए जब ऑडिटिंग होती है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इतना कुछ करना पड़ता है, ऐसी थोड़ी ऑडिटिंग हो जाती है। ये तो ऑडिटिंग से पहले का काम चल रहा है। डिविडेंड मिलता है, ऐसी डिविडेंड जो डिविडेंड वारंट्स हैं उनके अगेंस्ट डिविडेंड को वाउच किया जाता है कि सही है या नहीं है, जितना तय किया गया था उतना ही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ड्यू डेट पे उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी कैलकुलेशन हमने सही की है कि नहीं की है। ये सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपने जिस भी बंदे से इन्वेस्टमेंट कराया है, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करा है, जिसके भी थ्रू इन्वेस्टमेंट करा है, वो रिलायबल बंदा है कि नहीं है। ब्रोकर के थ्रू करा है तो वो ब्रोकर जो है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे किसी ब्रोकर के थ्रू, तो वो जो ब्रोकर है वो ऑथराइज है कि नहीं है, उस पर सेबी की जो सर्टिफिकेशन है वो है कि नहीं है, वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। समझ रहे हो ये वाली बात। तो ये एक चीज है। इन्वेस्टमेंट अगर बेचा जा रहा है तो किसके थ्रू बेचा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है, या ब्रोकर ने आपको क्या एडवाइस किया है, वो एडवाइस नोट भी। अब जैसे सपोज आप ना एक बार देखो,
एक बार ना मैं आपको बताता हूँ, एक बार ना एक फ्रैक्चर हुआ था, है ना, एक बार फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर के गए, है ना, कहानी है बड़ी, मतलब समझना इस बात को रिलेट करना, मैं बस ऐसे ही रिलेट करा रहा हूँ। फ्रैक्चर हुआ, पैर में हुआ था, है ना, तो पैर में फ्रैक्चर हुआ, अब प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा चलना था, तो हम चल लिए उससे, अब जब चल लिए तो भाई अगले दिन डॉक्टर के गए कि भाई सूजन नहीं जा रही है पैर की, तो डॉक्टर ने देखते ही समझ गया कि अच्छा इस पे क्या है कि आप चले थे 2-3 दिन बाद गए थे, है ना, हाँ 2-3 दिन बाद गए थे, तो आप चले थे कि हाँ जी चले थे। तो डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन पे तुरंत लिख दिया कि पेशेंट जो है लगातार चल रहा है, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी उसने यह बात नहीं मानी है कि नहीं चलना है, और वो प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं ले रहा है। उसने तुरंत इस पर क्या कर दिया, जो डॉक्टर का अपना उसका प्रिस्क्रिप्शन था उस पर उसने लिख दिया, और उस पर अपने आज की डेट डाल करके स्टाम्प लगा दी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को उसने क्या करा, उसने अपने आप को सेव कर लिया कि अगर कल को इन्हें कुछ होता है और ये कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट वो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा कि भाई दिखाओ कि डॉक्टर का क्या प्रिस्क्रिप्शन था, तो डॉक्टर जब उस कोर्ट जब उस प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा तो कोर्ट देखेगा कि भाई इसमें पेशेंट की गलती है, इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती ही नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को सेव कर लिया। तो ऐसे ही ना बैंक और ब्रोकर्स होते हैं, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचते हो या कोई भी संपत्ति बेचते हो तो वो एडवाइस करते हैं, तो वो एडवाइस केवल ऐसी नहीं है ऐसा कर लेते, तो वो हर एडवाइस को ऑन पेपर काम करते हैं, भाई अगर कल को कोई फ्रॉड हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो अपने आप को सेव कर लें। तो वो एडवाइस नोट भी क्या होता है, वाउच्ड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ये वाला एग्जाम्पल क्यों बताया था मैंने। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ऑन पेपर की जाती हैं, क्लियर है ये वाली बात। अगर ऑडिटर ये देखता है कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसको ये देखता है कि उसका जो सही से हिसाब है वो रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, क्या यूज उसका किया गया है, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, है ना। इसके बाद आता है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो ये आ गया, एक तो क्या क्या देखेगा भाई, एसेट रजिस्टर देखेगा, एग्रीमेंट देखेगा, ऑक्शनरीज देखेगा, माने नीलामी करताओं की जो सूची है उनके खाते हैं, ब्रोकर का सोल्ड नोट देखेगा, जो वो बेच रहा है उसका जो एक विवरण है वो देखेगा, पत्राचार अगर उनके बीच में हुआ है तो उनकी कॉपीज होनी चाहिए, एविड। देखिए बिजनेस के अंदर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट संभाल करके रखने पड़ते हैं बड़े लंबे लंबे समय तक। आपने अगर कहीं बिजनेस वगैरह में, स्कूल वगैरह में अगर आप गए हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप गए हैं, तो वहां पर एक रूम होता है ना, उस रूम में पता नहीं कितने कितने सालों पुराने जो है, मैंने कितने साल पुराने है, जब से वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल बना है तब से लेकर के अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। पता नहीं कहाँ पर कब कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो एक एक डॉक्यूमेंट को ना बड़े संभाल करके रखना पड़ता है ऑडिटिंग के लिए। डायरेक्टर्स की मिनट बुक, मिनट बुक का मतलब क्या होता है, मिनट बुक होती है जब मीटिंग होती है ना कंपनीज में, तो मीटिंग की हर मिनट हर चीज को जो इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है उसको मिनट बुक कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ये सब जो अकाउंट्स हैं, ट्रांजेक्शन हैं, इन सबको ऑडिट किया जाता है। इसमें ना एक टर्म है जिसको कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग, ये बड़ी मजेदार सी टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट बैंकिंग डिले। मैं आपको समझाता हूँ, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये मेरी फर्म है ना, और ये कौन है, ये अकाउंटेंट है। क्या है, ये अकाउंटेंट है। एक बंदा ये है, ये दोनों परम मित्र हैं। कौन है, परम मित्र हैं। अब जब ये दोनों परम मित्र हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पेमेंट करना था, और गलती से क्या इन्होंने जान के इसको पेमेंट कर दिया इसके खाते में, इसके खाते में। तो पैसा तो गया, अब पैसा इसको जाना था कि इसको जाना था, तो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो गया, है ना। क्या हो गया, अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो गया, तो इसका बेनिफिट किसको मिल गया, इसको मिल गया। ऐसे ना फ्रॉड किए जाते हैं। जैसे सपोज करो ये फॉरेन चला गया अब हमेशा के लिए, और जो अकाउंटेंट था उसने इसका एडवांटेज उठा लिया कि भाई अरे ये तो फॉरेन चला गया, अब तो ये आएगा ही नहीं, तो एक काम करते हैं, पेमेंट तो इसको करना ही है 5 लाख का, मैं 5 लाख का पेमेंट ना अपने दोस्त को कर देता हूँ। तो इसमें इस दोस्त ने क्या करा, 1 लाख रुपए तो इसने रख लिए और 4 लाख क्या रख लिए, इसने रख लिए। तो इसको ना टीमिंग एंड लेडिंग कहा जाता है। तो टीमिंग एंड लेडिंग इज अ बुक कीपिंग फ्रॉड, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट बैंकिंग, डिलेड अकाउंटिंग एंड लैपिंग। डिलेड अकाउंटिंग माने देरी से,
है ना। इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ वन कस्टमर्स पेमेंट टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट टू मेक द बुक बैलेंस, ऑफ्टन टू हाइड अ शॉर्टफॉल और थेफ्ट। या इसमें ऐसा भी कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से जो पेमेंट रिसीव हुई है वो हम दूसरे व्यक्ति के पेमेंट में दिखा देते हैं कि भाई देखो इस व्यक्ति से पेमेंट आ गई है, इस व्यक्ति से पेमेंट नहीं आई है ना। तो ये वाली एक बात है। तो कुल मिला करके अकाउंट्स में धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है, टीमिंग एंड लेडिंग कहलाता है। और ये किसके वक्त की जाती है, बुक कीपिंग के वक्त की जाती है। इस तरह से हमने आज वाउचिंग जो है कंप्लीट की है। एंड आई रियली होप कि ये जो वाउचिंग है ये आपके समझ में आई होगी। बाकी कहीं भी किसी भी तरह की कोई टर्मोलॉजी, कोई पॉइंट, कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है कि भाई नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए, बहुत सारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप के लिंक दिए हुए हैं। तो वहाँ से भी आप क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप पे ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप जो है ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, जहाँ पर एजुकेटर्स भी जुड़े हुए हैं। वो कुल मिलाकर के एक कॉमर्स का ग्रुप है ना। तो वो एक चीज़ है। तो बाकी चैनल, अगर आपको वीडियो कैसा लगा है ये बता दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो कैसा बना है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है और आपका चैनल ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा जब चैनल ग्रो करेगा। मेरा भी और मन करेगा कि हाँ भी और भी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जाए, बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है ना। मोटिवेशन उसी चीज़ से आता है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं उसका एप्रिसिएशन मिलता है। और मैं जो काम कर रहा हूँ उसका एप्रिसिएशन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से आता है, नंबर ऑफ व्यूज से आता है, नंबर ऑफ लाइक्स से आता है। इसके अलावा तो कोई इंस्पिरेशन है नहीं, है ना। और अगर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिल रही हैं तो बुरी थोड़ी हैं, है ना, या बुरी हैं। अच्छा मुझे बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने एजुकेशन जरूरी है कि वो पेड ही हो। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ जरा। और अगर लेना चाहिए तो फिर उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो करो उसको प्रमोट। और अगर मतलब लगेगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है तो ये तो हालांकि नंबर ऑफ शेयर से मुझे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ व्यूज से मुझे पता चल जाएगा इसके बाद कि वास्तव में क्या है रियलिटी, ये एक चीज़ है ना। बाकी बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।